हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी सही होंगे। तो आज हम करेंगे हमारी अगली कहानी दुलाई वाली। तो जो दुलाई वाली कहानी है, यह भी बंग महिला ने लिखी है। जैसे कि हमने की थी यहाँ चंद्रदेव से मेरी बातें। और आज जो दुलाई वाली है ये भी राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि ये 1907 में लिखी गई। और 1907 की जो सरस्वती पत्रिका थी, उसके भाग 8 की संख्या 5 में यह प्रकाशित हुई है। यह बात आपने ध्यान रखनी है। और इस कहानी की जो प्रमुख विशेषता है, यह रचना हास्य सृजन के परंपरा से हटकर मौलिकता और कल्पनाशीलता का इसमें अनोखा वर्णन किया गया है। यह बात आप सभी ने ध्यान रखनी है। और जो दुलाई वाली कहानी को प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। अब हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना कि काशी जी के 10 अश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबियां और एक सुंगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। कई बार जो एनटीए है वो बहुत गहराई से प्रश्न पूछ रहा है, तो उसमें यहाँ एक प्रश्न यह भी बनता है कि जो सीता जो बालिका थी, उसकी उम्र कितनी थी। तो यहाँ आपने अंडरलाइन करना है कि जो सीता है उसकी उम्र 10 वर्ष की थी। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री को आश्चर्य युक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। यहाँ आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि कहानी में जो भी शहरों के नाम आए हैं, उनको आप लोगों ने अच्छे से अंडरलाइन करना है। उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है। नवल जो चाहे करावे, क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं। जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियां काट रही थी कि इतने में न जाने कहां से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियां खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती।
अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि नवल किशोर का वंशीधर से क्या नाता है, क्या रिश्ता है। तो यहाँ आपका उत्तर होना चाहिए कि नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठे करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे, एक कहारिन है सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने के लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है ही नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ एस बाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। इस पर अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरोल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल आए। नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं न, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश ही में। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 2 दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर कर बोले, अगर मैं 2 दर्जे का ही टिकट लूं तो। इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा, यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में
प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिरी तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे, मुझे तो वैसी ही चिट्ठी लिखी और आप न आया। मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच इस बात की थी कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर जट गए और जानकी को लेकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगे, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आई, कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योडे का था, पर ड्योडे दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे, उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियां और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय डोडे में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो कोई वंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काटे, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी, तब वह स्त्री कुछ अक चकाकर थोड़ा सा मुंह खोले जंगल के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी, वह मानो कांप सी उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया, तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देखो रोबल कर थईन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा होई है। पहली, दूर बोरही ई जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी, तऊ हो भलू तो कहू, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी कि कौन गांव उतरूबू बेटा? मिर्जेपुर चढ़ी हऊ न? इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह न सुन सकी। तब पहली बोली, हट, हम पूंछीला न, हम कहाँ उतरूबी हो आए इलाहाबास। दूसरी, इलाहाबास कौन गांव हो गोइया? पहली, अरे नाही जनलू प्रयाग जी, जहां मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जानीथ, ले कहे के नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हई, ऐसा हो सोमवारी।
और गहन धका धका लाग रहा तहुन तोहरे काशी जी नहायना गई रहे। पहली आवे जाए के तो सब अऊते जाता बटले बाटेन। हुन यह साइत तो विचारो विपत में न पड़ल बाटीली। हे हम पंचा हई राजघाट टिकस कट उल्ली मोंगल के सराय उतर ली ही होने पुन चढ़ ली है। दूसरी ऐसे एक दाई हम आवत रहे एक मिली औरो मोर संगे रही। दकोने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से की जुरते ही गड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरी आए। ए साहब गड़िया खड़ी कर। ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर। भला गड़िया दही नाती काहे के खड़ी होए। पहली ऊ मेहरुआ बड़ी उजबक रहल भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहूं खड़ी होइला। इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगे। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिक्सिया पल्ले बाएं के नाही। हे साहेबा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मुसलिया ले ही। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहले न फरागत के बदे उतर लेना। चौथी हम तो इनके संगे के आदमी के देख वो न की हो गोइया। तीसरी हम देख रहली हो मजेक टोपी दिहले रहले इनको। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रहे हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ। मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ यह बात तो आप भली कही। नाही भैया हम पंचे काही के हु से कुछ कही। अरे एक के एक करत न बाए तो दुनिया चलत कैसे बाए। इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुई और कोई कोई नाराज भी हुई। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। यह लाइन भी आप लोगों ने अंडरलाइन करनी है कि जो वो दुलाई ओढ़े बैठी थी वो दुलाई कैसी थी। तो यहाँ फरासीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर वह ताक देती और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई कि वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा और उससे भी कोई न आया तो क्या करूंगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। कै भैया जो केहू बिना टिकटस के आवत होई तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ही नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दी लेन और अपुआ तउन टिकस लेई के चल दी लेन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साजा। इसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना न रहता।
वंशीधर इलाहाबाद से उतरे, एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसमें उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे यह सब कहाँ गई? यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामान उस डुलाई वाली को आते देखा। तो ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई। इतना कहना था कि डुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे गई कहाँ? वे लोग पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ, यह तो कहे, तुम मिर्जापुर से कहाँ आ निकले? मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं डोडे दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों ने बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था? हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता न। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। अब यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि दुलाई कितने हाथ की थी? 4 हाथ की। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया न आवे। यह लाइन भी आप लोगों ने अच्छे से अंडरलाइन करनी है और याद भी रखनी है कि यह जो शब्द है किसने कहे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। ये थी हमारी कहानी दुलाई वाली। यहाँ हम दुलाई वाली के बारे में और थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे कि कला की दृष्टि से यह अत्यंत प्रौढ़ कहानी है और राजेंद्र बाला घोष ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रेरणा से हिंदी में लेखन प्रारंभ किया और इस कहानी में लेखिका ने हास्य कहानी के रूप में लिखा है। काशी और उसके आसपास के जनजीवन तथा स्त्री पुरुष की सोच, उनके मनोभावों का स्वाभाविक चित्रण किया है। कहानी की शुरुआत काशी के दशा अश्वमेध घाट से शुरू होकर इलाहाबाद में खत्म होती है। यहाँ आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब हम इस कहानी के कुछ पात्रों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। वंशीधर मुख्य पात्र जो इलाहाबाद का निवासी है। नवल किशोर वंशीधर का ममेरा भाई है जो हंसमुख व्यक्ति है। जानकी देई वंशीधर की साली है, उम्र 10 वर्ष है। लाठीवान ट्रेन में एक यात्री है। अन्य पात्र है
नवल किशोर की पत्नी का नाम नहीं, वंशीधर की सास, साला, साली और इक्के वाला आदि। मुझे आशा है कि आपने जो ये मैंने आज कहानी पढ़ाई है आपको अच्छी लगी। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मैं फिर कल आपसे मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।